गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा सर पिक्चर ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, हैदराबाद में पहली बार आ रहे हैं आप ऐसा इवेंट करने? पहले आया था तब शायद 7 या 8 साल का था, तब चार मीनार में खो गया था। और उसके बाद असल में उस समय फ़ोन वोन तो होते नहीं थे किसी के पास, और पूरी फैमिलीज आती थी, तो पापा की फैमिली, चाचा की फैमिली, अब दोनों आपस में मिक्स हो गए। सबको लगा अनुज इसमें है, वो उनको लगा इसमें है। उसके बाद मैं चार मीनार पे अकेला खड़ा था, मैं रो रहा था। फिर वो खैर वो ज़माना थोड़ा सा बेटर था तो सब सेफ थे, लेकिन ऑफिशियली पहली बार है। और मैंने सुना आपकी स्पीच अच्छा लग रहा है आपको बहुत हैदराबाद आकर। हैदराबाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपके साथ कुछ तकलीफ है ना। मतलब जिसे कहते हैं, एक कहते हैं कि एक मैंने किसी से सुना था कि इफ यू टायर्ड ऑफ लंदन यू टायर्ड ऑफ लाइफ। मैं हैदराबाद के बारे में कह सकता हूँ, मैं सिर्फ एक इवनिंग और मतलब एक सिर्फ आधा दिन स्पेंड किया है, लेकिन कह सकता हूँ हैदराबाद के बारे में। मेरे तो दूसरी ट्रिप है ये, पहले मैं उड़ान के लिए आई थी CNBC आवाज़ के। अच्छा कमल जी, पहले 2 इवेंट्स हमने सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में किया, भोपाल और वडोदरा। अब हैदराबाद आप साउथ टच करना चाह रहे थे इसलिए हैदराबाद चुना, वजह क्या थी? एक्चुअली सबसे पहले तो इस प्यारी सी पर्ल सिटी में सैटरडे की मॉर्निंग आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई थिंक हैदराबाद पिछले 10-15 सालों की अपन जर्नी की बात करें तो फास्टेस्ट एंड वेल प्लान्ड गवर्निंग ग्रोथ सिटी है, जहां पर टेक भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ओल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कल्चर भी है, हेरिटेज भी है, यंग एंटरप्रेन्योर जिसको आज हम जेनजी बोलते हैं वो भी है, और एक बहुत बड़ी संख्या में जो ओल्ड बिजनेसमैन है। तो बेसिकली साउथ में भी अगर हम बात करें तो हैदराबाद अपने आप में एक पूरे इंडिया को समेटे हुए शहर है। हैदराबाद को छोड़ के आप इक्विटी में ग्रोथ की कल्पना कैसे कर सकते हैं? एम आई राइट? हैदराबाद, आई थिंक बॉम्बे के बाद में अगर इक्विटी पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कोई लेता है तो वो हैदराबाद लेता है। और यही कारण है कि कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर दौरा है और उसके कारण प्रोटोकॉल के कारण हमको 1 घंटे पहले प्रोग्राम शुरू करना पड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ अनुज भैया, गुरमीत जी का जो एक फैन फॉलोइंग है और इक्विटी के प्रति जो लोगों का लगाव है, सारे लोग एकदम वेल इन टाइम यहाँ पहुँचे हैं। अच्छा गुरमीत जी तो पहले भोपाल में आ चुके थे निवेश निर्णय में, मनीष जैन जी से भी हमने वडोदरा में बात की थी। अच्छा आप मार्केट पर आते हैं क्योंकि सवाल जवाब काफ़ी होंगे। अनुज जी, मार्केट में हो क्या गया है? सिर्फ अब ट्रम्प कार्ड ही चलेगा, फंडामेंटल टेक्निकली सब भूल जाएं? क्योंकि रात में जब सोते हैं तो एकदम भगवान भगवान करके सोते कि सुबह पता नहीं क्या ट्वीट आ जाए। हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा अमीर आदमी वो होगा जिसके पास डोनाल्ड ट्रंप का पासवर्ड होगा। अगर उनका खास तौर से और उनका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन देखिए श्रेया, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, मार्केट ने पिछले कुछ 2-3 महीने में सीख दी है। आई थिंक मार्च में हम काफ़ी बेरिश थे, आपको याद होगा, बहुत बेरिश व्यू ले गया था, लेकिन मार्च एंड से एक बात हो गई थी कि मार्केट में बॉटम बन गया है और अब यहाँ से आप बाय करना शुरू करिए और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में पैसा लगाना शुरू करिए। और सच बताऊँ तो हम गलत इंडेक्स देख रहे हैं, हम निफ्टी देख रहे हैं, जबकि बाज़ार निफ्टी नहीं है। बाज़ार है ब्रॉडर मार्केट, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या पैसा बना है पिछले 1 महीने में यहाँ पर? F&O स्टॉक्स 40-40, 50-50% भागे हैं। कैश मार्केट के स्टॉक्स 4-4 दिन में डबल हुए हैं। अर्निंग्स अच्छी आई हैं तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अर्निंग्स अच्छी कंपनी ने डिलीवर करी है तो स्टॉक्स ने रिटर्न दिया। इस अर्निंग सीजन का ये मैसेज है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आप निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ और निफ्टी का एक चार्ट पैन आउट कर लीजिए, 20 साल का सेम मिलेगा। बाकी तो मार्केट का काम है बीच बीच में इस तरीके से ऊपर नीचे होना, वो पार्ट एंड पार्सल होता है। प्रीटी नॉर्मल। गुरमीत जी, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पूछते हैं लोग, करंट मार्केट सिनेरियो में करें क्या? क्योंकि 2 साल से कुछ खास रिटर्न मिले नहीं या फिर नेगेटिव रिटर्न ही मिले हैं। दर्द दिख रहा था उनकी बातों में आज जब चर्चा हो रही थी। तो कैसे नेविगेट करें इस मार्केट को, कंसिडरिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतना टफ है, 2 साल से रिटर्न नहीं मिल रहा है, पेशेंस टेस्ट हो रहा है अब इन्वेस्टर्स का?
देखिए थैंक यू। पहले तो एक घंटा प्रोग्राम प्रीपोन हुआ तो ये टर्न आउट है। मैं सोच रहा था अगर नॉर्मल टाइम पे होता तो आप देखिए आज 5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं तो 31,000 करोड़ का SIP बुक है। आप सोचिए जब ये 15-16 करोड़ इन्वेस्टर होंगे तो 1 लाख करोड़ का सिप बुक होगा तो क्या होने वाला है भारत में अगले 4-5 साल में। हम शायद 2-3 साल बाद FIS का नंबर ट्रैक करना भी मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं बोलता FIS का नंबर इंपॉर्टेंट, तो आई थिंक जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी फ्लो है ये बियर मार्केट में भी कहीं बुल मार्केट चल रहा है ना। आप देखिए सडनली केमिकल सेक्टर टर्न हो गया, किसी ने नोट नहीं किया, बहुत साइलेंटली टर्न हुआ। चाइना ने डंप करना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ एक्सपोर्ट रिबेट ख़त्म हो गया 1 अप्रैल से। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई और युआन रुपी से 20% अप्रिशिएट कर गया। तो आपने देखा पिछले 2 हफ्ते में केमिकल स्टॉक्स, सारे अच्छे केमिकल स्टॉक्स ने दीपक नाइक, और यहाँ पे प्रमोटर बाय कर रहा था जब ये मार्च का इवेंट हो रहा था। अगर आप स्क्रीनर देखते या ऐप पे देखते चॉइस की तो आपको दिखता कि प्रमोटर बाय कर रहा था। डिफेंस में एक अलग ही बुल मार्केट चालू है। एनर्जी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 28,000 निफ्टी पे अगर आप एनर्जी स्टॉक्स देखेंगे तो हर बियर मार्केट में, हर वोलेटाइल फेस में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जैसा अनुज ने बोला ब्रॉडर बाज़ार को देखना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि इंडेक्स जो है, हमारे बहुत सारे इंडेक्स के फ्रंटलाइन स्टॉक्स इंडिया का फ्यूचर नहीं दिखा रहे हैं और उस वजह से भी निफ्टी में प्रेशर है। एक तरफ सैमसंग अर्निंग डिक्लेयर करता है, दूसरी तरफ ITC आता है, इन्फोसिस आता है, TCS आता है, तो FIS को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए हम FIS को ब्लेम करना आसान है। आप 2 साल से अगर 2% गाइडेंस देंगे उसमें भी 1% मीट करेंगे तो HDFC कब से बोल रहा है वर्स्ट इज ओवर। हालांकि मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं खुद भुगता हूँ HDFC में इतने सालों से। बट अगर आप गाइडेंस ही सिंगल डिजिट की देंगे, करेंसी उसमें से रिटर्न हटाएगा, तो FIS को ब्लेम करना, तो मेरे हिसाब से बियॉन्ड निफ्टी देखना पड़ेगा, फ्यूचर इंडिया के लीडर्स को देखना पड़ेगा, पैसा वहीं पे बनेगा। बहुत सारे सवाल हैं मेरे, सब पे आऊँगी, FIS पर भी आऊँगी गुरमीत जी। अच्छा मनीष जी, अभी SIP की बात हुई, अनुज जी ने भी की, गुरमीत जी ने भी की। SIP इनफ्लोज टाइम मार्केट कैसा भी हो, रिकॉर्ड हाई पर है, तो क्या इन्वेस्टर सिर्फ फ्लोज देखकर ही पैसा लगा रहे हैं या फिर लिटरली अवेयरनेस बढ़ी हो? सो 2-3 बातें हैं यहाँ पर। SIP फ्लो काफ़ी इंटैक्ट हो गया है। मार्केट जब करेक्शन दे रहा था तब भी हमने देखा कि करीब 40,000 करोड़ का SIP फ्लो अपने सिस्टम में आया। सो दैट हैज़ बिकम द बैकबोन फॉर द DIIs। लेकिन अगर आपने बात की कि अब ये रिटेल ने एक पूरा कॉन्फिडेंस दे दिया मार्केट को बिकॉज ऑफ द SIP फ्लो, यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है आपका कि क्या ये SIP फ्लो रियली रैशनली जा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले साल जिन फंडों में पैसा गया था, दिस इज़ लम्प सम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जो थीमेटिक फंडों में पैसा आया वो अपने हाई पर आया, उसके बाद वो फंड करेक्ट हो गए। फिर मिड कैप फंड में ये साल पैसा आया, मिड कैप में काफ़ी करेक्शन आ गया, करीब 20 से 25% का। तो 2 तरीके की चीज़ें हो रही हैं। रिटेल 2 तरीके के बिहेवियर दिखा रहा है। एक तो जहाँ पर मार्केट में डिप आया उसने SIP कल्चर को इंटैक्ट रखा और उसने डिप को एम्ब्रेस किया, बट एट द सेम टाइम जो बिहेवियर है क्या वो रैशनलाइज हुआ है, आई कांट से दैट, बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं पर एक बाई इन यूफोरिया एंड सेल इन लॉसेस, वो फिलोसफी अभी भी कहीं ना कहीं पर चल रही है। ठीक है। अच्छा मार्केट पर अनुज जी एक सवाल सब पूछते हैं ये कि कमज़ोर होता रुपया कितना बड़ा कंसर्न देख रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स के लिए, और इसे एड्रेस कैसे करें? देखिए जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बात यह है कि डॉलर रुपी एक कंसर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया, डॉलर रुपी जब टैरिफ वाला मामला आया था तो जो गिरावट आई थी वो कहीं ना कहीं मेजर्ड गिरावट थी। वो सरकार ने कुछ ना कुछ उसको होने दिया था क्योंकि हम काफ़ी अनकम्पिटिटिव बन गए थे, हमारी ट्रेड डील नहीं हुई थी, बाकी सब देशों की ट्रेड डील हो गई थी, तो इस वजह से उसको थोड़ा सा हमने होने दिया था। जो पिछली वाली गिरावट आई वो ऑब्वियसली ग्लोबल थी क्योंकि डॉलर में काफ़ी स्ट्रेंथ आ रही थी, इस वजह से डॉलर रुपी वीक हुआ। लेकिन देखिए इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इन्फ्लेशन हाई है वहाँ पर 5 से 6% डॉलर रुपी डिप्रिशिएट होगा, ये आपको मान के चलना है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो डॉलर रुपी 38 पे था, आज हम 95-96 पर है, तो ये तो होता रहेगा। ये दिस इज समथिंग जो बात गुरमीत ने कही ना, ये पहले भी होता था, तब भी FIS का पैसा आता था, लेकिन तब यहाँ पर बड़ी कंपनियाँ 40-40% की ग्रोथ दे रही थी।
आज की डेट में वो ग्रोथ आनी बंद हो गई है बड़ी कंपनियों की, इस वजह से वो एफआई का पैसा जा रहा है और वो फिर पूरा का पूरा विशेष साइकिल बन जाता है। फिर वो उससे रुपये पे और प्रेशर आता है, क्रूड महंगा है उसका प्रेशर आ रहा है, ये सब चीज़ें इस समय थोड़ा सा एक फेज चल रहा है। लेकिन अगर ब्रेंट वापस 60-70 चला गया तो वापस मेरे को लग रहा है 91-92 आ जाएगा रुपये। लेकिन डॉलर रुपये की वीकनेस से इतना घबराने की मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक मेजर्ड गिरावट है। ओके इस पर एक रिएक्शन कमल जी आपसे भी, डेडली कॉम्बिनेशन की हम बात करते रहते हैं, क्रूड में बढ़ोतरी, रुपए में कमज़ोरी, तो इसको इन्वेस्टर लर्निंग लेंस से कैसे देखें, क्योंकि आखिर में हमें मौके तलाश नहीं कमाएंगे। बिल्कुल सही है, जैसे अनुज जी ने कहा अभी, तो अल्टीमेटली डॉलर का इस तरीके से एप्रिशिएट होना और इंडियन रुपीज़ का इस तरीके से कमज़ोर होना अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट के एंगल से बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसको बहुत सिंपल भाषा में ऐसे समझिए कि जब कोई एक फॉरेन प्लेयर इंडिया आया तो उसने $1 दिया, उसको 85 रुपीज़ मिला और 85 रुपीज़ उसने इंडियन मार्केट में लगाए। 4 महीने में फॉर एग्जाम्पल उसने 10% रिटर्न कमाया, उसने शेयर बेचे, उसको 94 रुपीज़ मिले। अब 94 रुपीज़ में से 30% टैक्स का निकल गया, नेट उसके हाथ में आया 91 रुपीज़। तो बुक्स में तो उसके प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो 91 रुपीज़ लेके जब आरबीआई के पास गया तो उसको $1 वापस ही नहीं मिला। तो उसके लिए वाइबिलिटी बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कहीं न कहीं इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम बात करते हैं कि हम 4 ट्रिलियन से 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, या जो 5 साल का 7 साल का इनका टारगेट है कि हम कम से कम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी और उसके आगे हों। मेरा ये कहना है कि पिछले 2 सालों में करीब करीब इंडियन मार्केट से 6 से 7 लाख करोड़ रुपए निकल गए। अगर ये रुपए नहीं निकलते और इंडिया की ग्रोथ में ही पार्टिसिपेट करते तो शायद हम हमारे टारगेट्स को बेटर तरीके से अचीव कर पाते थे। लेकिन समाउ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जैसा अनुज जी ने कहा, अल्टीमेटली भारत सरकार को इन चीज़ों पे इंटरवेंशन करना है। एज ए इन्वेस्टर हम कहाँ कर सकते हैं काम, तो मेजर एफआईआई लार्ज कैप में खेल रहा है तो उनको लार्ज कैप में करने देते हैं। हमारे लिए मिड कैप और स्मॉल कैप में खूब संभावनाएं हैं, हम वहाँ काम करते हैं। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे अभी गुरमीत जी ने बताया कि केमिकल सेक्टर बहुत फास्ट रीरेट हुआ है, चीज़ें चेंज हुई है। तो केमिकल सेक्टर की बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो आने वाले 4 से 8 महीने में यहाँ से मल्टीपल ग्रोथ देगी। तो आइडेंटिफाई द राइट स्टॉक एंड डू आई थिंक ए लिटिल होमवर्क ऑन स्टॉक बिफोर बाइंग। वो अगर हम करेंगे तो जरूर अच्छी वेल्थ बनाएंगे। ओके तो क्रूड का बढ़ना, रुपए में कमजोरी, इसको दरकिनार करके भी हम कमाई के मौके तलाश सकते हैं। अच्छा एफआईज पे गुरमीत जी आपने कहा, लेकिन जब भी हम मार्केट में गिरावट के कारण समझने की कोशिश करते हैं तो एक बार कहीं ना कहीं जिक्र तो हो रहा है कि एफआईज की बाइंग नहीं आ रही। तो क्रूड और रुपये शेयर तो एफआईज कह रहे हैं हम सवा शेयर, ये रास्ता भटक गए हैं, कब याद आएंगे, फूफा जी कब मानेंगे? नहीं, बिल्कुल रास्ता नहीं भटके और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप देखिए उन्होंने, कंसिडरिंग कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, फिर भी क्यों नहीं आ रहे? नहीं, आप देखिए एफआईज ने इंडिया को सेल करके कहाँ इन्वेस्ट किया? कोरिया में किया, कॉस्पी का रिटर्न देखिए, ताइवान का रिटर्न देखिए, चाइना का रिटर्न देखिए, कहाँ गलत किया? तो देखिए एक बहुत इजी है एफआईएस को ब्लेम करना। आई थिंक इन्वेस्टर्स हैं जहाँ रिटर्न बनेगा, और 12-15 साल से चाइना में पैसा नहीं बना पिछले 1 साल। कोरिया का रिटर्न 15 साल का 50% एब्सोल्यूट था, अभी 1 महीने का रिटर्न 40%। इसमें एक रिस्क ये है कि वर्ल्ड का मैक्सिमम पैसा 12 कंपनीज में लगा हुआ है। तो TSMC है वो आज इमर्जिंग मार्केट MSCI का 12% हो गया, इंडिया का वेटेज 11.9 है। तो इंडिया का वेटेज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में 11.9 आ गया 20 से। TSMC अकेला 12% है। कोरिया में 2 ही कंपनी है, सैमसंग और जो लिंक है। यूएस में 7 या 8 ही बिग टेक कंपनीज है। मैंने अपना MBA बहुत गलत टाइम पे किया था जब ये .com बबल हुआ था। मेरा ये मानना है हम लगभग उस तरफ जा रहे हैं, बट यूफोरिया का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। ओनली डिफरेंस इज उस टाइम .com बबल में बहुत सारी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार ये कॉन्सेंट्रेटेड है 10-12 कंपनीज में, और 10-12 कंपनीज में कैश फ्लो भी है। तो हो सकता है मेल्टडाउन ना आए, बट
क्या होता है, इंटरनेट तो बूम 99 के बाद भी हुआ, इंटेल को वही प्राइस लाने में 25 साल लग गए, इन्फोसिस को वो प्राइस लाने में 15 साल लग गए। तो एआई तो रहेगा, ये जो वैल्यूएशन भाग रहा है पहले से, इस प्राइस पे जो वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वापस आएगा जब ये साइकिल टर्न होगी। थोड़ी सी अभी होती है, 3 महीने में होती है, किसी को नहीं पता। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया तब बेनिफिट करेगा, तभी एफआई का फ्लो रिवर्स करेगा। सेकंड, मुझे लगता है इंडिया एक अच्छा काम कर रहा है टैक्सेशन पे, मैं अग्री करता हूँ कमल जी से। कुछ एफआई जा रहे थे, कुछ हमने धक्का लगा दिया, तो हमारी भी गलती है, वो हम कभी किसी और फोरम पे डिस्कस करेंगे। पर 3-4 जगह इंडिया उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर में फैब्रिकेशन में शॉर्टेज नहीं है, पैकेजिंग में शॉर्टेज। एनवीडिया ने टीएसएमसी को अगले साल के लिए बुक कर दिया है। तो इंडिया भी क्या कर रहा है, जहां सप्लाई चेन सबसे ज़्यादा चोक है वो ओएसएटी है, पैकेजिंग है, तो हम वहां पे एंटर कर रहे हैं। तो ये वेल थॉट आउट है कि जहां हम लेट हो गए एआई में, लेकिन अब वहां एंटर करते हैं जहां ग्लोबल सिचुएशन टाइट है। हम एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब ये जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया अब कर रहा है, इसमें धीरे धीरे जब ये पैसा रोटेट होना शुरू करेगा तो हमारे पास आएगा। बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा। आप लोगों को पता है कल एनवीडिया का जो मार्केट कैप था, एक अकेला एनवीडिया का मार्केट कैप कल इंडिया के मार्केट कैप से ज़्यादा होगा, पूरी इंडिया के मार्केट कैप से ज़्यादा। सैमसंग का प्रॉफिट $250 बिलियन और पूरा निफ्टी कंपनियों का प्रॉफिट उतना नहीं है। तो अब इशू ये है कि वहाँ पे यूएस मार्केट में एफआईएस को उनके खुद के स्टॉक्स और ट्रिलियन डॉलर कंपनियाँ 40% की रेवेन्यू ग्रोथ दे रही हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो आईटी कंपनियाँ हैं वो -1 +1 तो ये इसी में लगी हुई हैं। कोई आके कह देता है +1.3 से ना +1.6 हो जाएगा। मतलब कहाँ वो 20-25% की बात करें। अच्छा, ऐसा नहीं है, जहाँ पे ग्रोथ आई है वहाँ पे रिटर्न्स देख लीजिए। ओएफएसएस के नंबर्स देखिए क्या शानदार रिटर्न्स दिए। कोफोज ने हल्का सा नंबर बीट किया, क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स आ गए। तो अगर फिर बात वही है कि अगर अर्निंग्स उन मार्केट जैसी होगी, यूएस मार्केट जैसी होगी, तो पैसा आएगा एफआईएस का, वरना उनके पास बहुत मार्केट है। वो तो हम लोगों को हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना ना, उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के। एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे कि इंडिया एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है। अब इसमें हम एफआईआईज़ को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो क्रूड है वो 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर 10% इंक्रीज़ हो जाता है क्रूड के प्राइस में, अनफॉर्चुनेटली आपकी जीडीपी 0.15% कम हो जाती है, इन्फ्लेशन 0.3% बढ़ जाता है। $10 अगर आपका इंक्रीज़ होता है क्रूड में, 5 मिलियन बैरल हम जब ले रहे हैं, तो आपने जितना भी 13-14 बिलियन का डिफेंस का बजट बनाया था, वो पूरा का पूरा आपका चला गया क्रूड में। नाउ बिकॉज ऑफ ऑल दीज अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, जब एफपीआई कैलकुलेशन करने बैठता है तो उसको लगता है कि ये क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो इंडिया मेज़र ले रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी अब हमको बढ़ाना है, सो किसी और की जियोपॉलिटिक्स का प्राइस इंडिया भर रहा है। तो जब ये इंडिपेंडेंस आ जाएगी तब एक एफपीआई को कॉन्फिडेंस आना चालू होगा कि हम किसी और की गलती का खामियाजा नहीं भुगतेंगे, और इंडिया पर फिर उनका एक कॉन्फिडेंस आना वापस से चालू होगा। कमल जी, अब आपको भी रिएक्शन देना पड़ेगा। पूरे एफआईज की चर्चा कर ली हमने, अब आप बताइए कब मानेंगे वो? नहीं, देखिए, दो अलग अलग चीज़ है। एक जो ये करंट सिचुएशन है और दूसरी इंडिया ग्रोथ स्टोरी। तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि अगले 10 साल में इंडिया में जो ग्रोथ होने वाली है वो पिछले 30, 40, 50 सालों में नहीं हुई है। 1984 में यूएस की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन थी और 2000 में वो $10 ट्रिलियन हुई। 16 ईयर में यूएस की इकोनॉमी 2.5 गुना हुई। लेकिन इस दौरान वहाँ के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो मिनिमम 50 टाइम टू 300 टाइम ग्रो हुए। हम आज उस 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे खड़े हैं, और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट कुछ जगह पे प्रोएक्टिव एक्शन ले रही है, जैसे आज यूएस के साथ हमारी डील अटकी, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि बाकी देशों के साथ एफटीए बहुत फास्ट हुआ। आज एनर्जी के ऊपर जैसे ही हमको ये पता चला कि हमारी क्रूड पे इतनी भयंकर डिपेंडेंसी है और कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल, जैसा कि अभी मनीष जी ने बताया कि दूसरों की एंटरटेनमेंट की कॉस्ट हम पे कर रहे हैं, तो उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही हो रहा है। ट्रम्प साहब कहते हैं हम मार भी सकते हैं, हम नहीं भी मार सकते हैं, हम बात कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो आज इंडिया अभी गवर्नमेंट, वी आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क विद द गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अब अल्टरनेट फ्यूल
और फ्यूल इंडिपेंडेंसी के ऊपर बहुत सीरियसली थॉट स्टार्ट कर दिया और बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेटर होगी, जैसे जैसे हमारी कंपनियों के नंबर्स यहाँ पे अच्छे होंगे, कंसोलिडेशन होगा, तो डेफिनेटली एफआईआई को आना ही है। उनको पूरी दुनिया में पैसा लगाना और जो सबसे अच्छा रिटर्न देगा वहाँ सबसे ज़्यादा लगाना है। तो आज इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी अगर हम हमारे पड़ोसी देशों को देखें तो उनसे हम बहुत बेटर कंडीशन में थे, जबकि उनकी साइज और हमारी साइज में बहुत बड़ा फर्क है। तो कहीं न कहीं हमारे पास जो चीज़ें तैयार हो रही है, जो रिसोर्सेज तैयार हो रहे हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों का अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो आने वाले सालों में मिलेगा। और आज हम जो इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं और जिसको हम थोड़ा लॉन्ग टर्म बोलते हैं, अगर उस पैसन से आदमी पैसा लगाएगा तो डेफिनेटली इंडिया में भी बहुत अच्छा पैसा बनेगा, चाहे वो इंडियन इन्वेस्टर हो और चाहे वो एफआईआई हो। देखिए, मैं इतना बोलूँगा, जहाँ पे अर्निंग्स आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, वहाँ एफआई पैसा लगा रहा है। सीजी पावर न्यू हाई पे, जी वर्नोवा, हिटाची एनर्जी नए हाई पूरा पावर इक्विपमेंट्स पे। हाँ, जहाँ पे अर्निंग अच्छा आ रहा है। आज फेडरल बैंक अगर निम इम्प्रूव करता है, कासा इम्प्रूव करता है, पैसा आता है। एफडीआई आ रहा है आरबीएल बैंक में। एचडीएफसी बैंक अगर 3% ही निम करेगा और आईसीआईसीआई बैंक फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं दिखाएगा क्रेडिट ग्रोथ में, तो पैसा नहीं आएगा, पैसा रोटेट होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे टॉप कॉन्ग्लोमरेट्स को भी थोड़ा फोकस केपेक्स करना चाहिए। और यहाँ गलती है, कॉर्पोरेट टैक्स कट होने के बाद केपेक्स करने की जगह सबने अपने कैश बैलेंसेस बढ़ाए और डेट रिटायर किए। अगर ये पैसा फोकस केपेक्स में गया होता तो नतीजे कुछ और होते अभी अर्निंग्स के। इन्फोसिस सबसे बड़ा पहला इन्वेस्टर था ओपनएआई, वो बैक ट्रैक कर गया। तो अब हम वापस आ रहे हैं, अब आप देखिए केपेक्स साइकिल वापस से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे लगता है कुछ लैग के बाद ये अर्निंग्स में दिखेगा और उसके बाद एफआईएस के फ्लोज में। बिल्कुल, वो इन्फोसिस को तो सबसे बड़ी गलती हो गई वो उस समय, वो जब उनके पुराने सीईओ थे तब वो इन्वेस्ट कर रहे थे ओपनएआई में, और फिर वो शायद हाँ उसको फिर इन्वेस्ट नहीं करने दिया गया, तो उस वजह से बिल्कुल। अच्छा, ब्रॉडर मार्केट पे सवाल तो बनता ही है, मिड कैप स्मॉल कैप 2.5 साल बाद ऑल टाइम हाई पर आए हैं अनुज जी। अब क्या लगता है, ये आउट परफॉर्मेंस आगे भी टिकेगी या फिर वो हो गया ये पीक है? देखिए, हिंदुस्तान ऐसी शानदार मार्केट है कि आपको हर रोज़ 10 स्टॉक लाइफ हाई पे और 5 स्टॉक 52 वीक लो पे मिल ही जाएंगे। तो अब वो इस मार्केट में भी अगर आपने वही बेकार से स्टॉक लेकर रखे हुए हैं तो फिर, और आप वेट कर रहे हैं कि कब मार्केट मेहरबान होगा। मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि ये सोचने के बजाय कि मार्केट मेरे स्टॉक पे कब मेहरबान होगा, उन स्टॉक्स में रहें जहाँ मार्केट मेहरबान। मतलब जिसे कहते हैं कुआं आपके पास नहीं आएगा, कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा। तो मार्केट ये कुएं की तरह है, इसमें आपको प्यास लगी है तो आपको मार्केट के पास जाना पड़ेगा। ये बहुत शानदार मार्केट है श्रेया, शानदार मार्केट है। 2 हफ्ते में निफ्टी का रिटर्न 0 है, मिड कैप स्मॉल कैप में मैसिव रिटर्न बने हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप ख़राब क्वालिटी के स्टॉक में फंस गए हैं, गंदे आईपीओ में फंस गए हैं, तो उसमें पैसा नहीं है। लेकिन अगर आपने रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाया है, और स्क्रीन बता रही है आपको पिछले कुछ दिनों से किस तरीके के स्टॉक्स में पैसा बन रहा है। कैपिटल मार्केट थीम, बीएससी का स्टॉक देख लीजिए, एंजल वन का स्टॉक देख लीजिए, जहाँ जहाँ आ रही है वहाँ जो जो कंपनियाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। अच्छा, क्या है अभी सेक्टर कौन सा नहीं चल रहा है? लार्ज कैप आईटी से। क्यों? शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के नाम पे क्या कहते हैं वो लोग, हम डिविडेंड दे रहे हैं, हम बायबैक दे रहे हैं। अरे हमने आपको ट्रस्ट किया, हमारा पैसा लगाया, आप उसको कुछ अच्छा करिए। और इसके लिए जो कंपनियां केपेक्स कर रही हैं, जो कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं, जो कंपनियां रिटर्न्स दे रही हैं, जहां पर अच्छे अच्छे अर्निंग्स ग्रोथ आ रही हैं। आइडिया फोर जैसा स्टॉक 10 दिनों में डबल हो गया, इतने साल से नहीं चला था। क्यों? क्योंकि एकदम से टर्न अराउंड आ गया। तो थोड़ा सा आपको इस मार्केट में ना थोड़ा सा नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने, वही पुराने घिसे पेटे स्टॉक से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़े नए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने होंगे, थोड़े नए प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। गो गेटर प्रमोटर्स क्या हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा मार्केट को रिस्पेक्ट करें। और सबसे ज़्यादा गलती जो लोग करते हैं ना, वो है कि एक इस मार्केट में कोई ईगो नहीं है। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं। अगला स्टॉक ले लीजिए आप। जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, अब मैंने मान लो ट्रेन ली, मुझे जाना है एक स्टेशन ए पे, मैं क्लॉकवाइज ट्रेन में चल गया, पता चला मुझे कि मुझे एंटी क्लॉकवाइज में जाना था।
अब मैं अपनी इज्जत में बैठा रहा हूँ कि घूम के तो ये ट्रेन भी वहीं जाएगी, तो वो 3 घंटे बाद पहुँचाएगी, लेकिन मैं गलती रियलाइज़ करके अगले स्टेशन को उतर जाऊँ और दूसरी तरफ की ट्रेन ले लूँ, तो मैं फिर भी लॉस तो फिर भी होगा मेरा थोड़ा सा टाइम का, लेकिन कम होगा। तो थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को इस तरीके से सोचने की जरूरत होमवर्क करना पड़ेगा। अच्छा मनीष जी, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में स्टॉक्स, उनको दिक्कत हो रही है क्या? वो आंख बंद करके अब स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करें क्या? आपने सवाल में ही आधा आंसर डाल दिया कि आंख बंद करके लेना है। वो तो कर ही रहे हैं, हम कह रहे हैं आंख खोल के लेना है। आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी किसी भी मार्केट में। आई थिंक बताइए मनीष। एब्सोल्युटली करेक्ट, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि आंख बंद करके नहीं करना है। और जैसा मैंने पहले आपको एक एग्जांपल दिया कि आंख बंद करके रिटेल ने जो थीमेटिक में इन्वेस्ट किया था पिछले साल, अगर अपन देखें तो थीमेटिक्स में इन्वेस्टमेंट किया, करीब 6,000 करोड़ रुपए का पीक में इन्वेस्टमेंट आया। ये साल की अगर अपन बात करें तो करेक्शन के ठीक पहले मिड कैप स्मॉल कैप फंड में पीक इन्वेस्टमेंट्स आए थे। ये आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करने वाली बात है कि जब कोई एक फंड या कोई स्टॉक 30% ऊपर चला गया तब खरीद लिया, और उसके बाद जब 20% डाउन हुआ तब बेच दिया, और फिर हम बात कर रहे हैं कि हमें वेल्थ कैसे जनरेट होगी हमारी, और ये बार बार यही साइकिल हो रही है। तो वेल्थ ऐसे तो कभी जनरेट होगी नहीं, तो आंखें खुली रख के करना पड़ेगा, तभी वेल्थ जनरेट होगी। एंड आई थिंक सारे पैनल ने ये कहीं ना कहीं उस तरीके के एग्जांपल दे दिए कि जब आंख खुली रखोगे तभी वेल्थ जनरेट होगी, और अगर बैठे रहोगे तो गलत डायरेक्शन में ट्रेन चलती रहेगी और आप बैठे रह जाओगे। सही बताया। अच्छा एक सवाल हमारी ऑडियंस से, यहाँ पर मौजूद कितने ट्रेडिंग करते हैं? हाथ उठाए प्लीज। काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा हर इवेंट से पहले, हाँ जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो भी करते हैं, बस वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। वो HFT है, वो बहुत जल्दी करके जल्दी निकल। असल में ना क्या है, ट्रेडिंग का भी हॉराइजन है ना। अभी क्या है कि पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो कोई अगर 3 महीने में बेच देता था स्टॉक को तो उसको भी ट्रेडर कहते थे। आज की डेट में BTST भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गया है, तो आजकल सबको 1-1 घंटे में रिटर्न चाहिए। ये हर इवेंट से पहले कमल जी मुझसे पूछते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन मैडम मत पूछना। मैं कहती हूँ हर ताले की चाबी है आपके पास, तो ये क्वेश्चन आप पर ही। वॉलेटिलिटी जिस तरीके से है मार्केट में, एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स के बीच में फ़र्क क्या है? गुरमीत जी बताएंगे। सक्सेसफुल देखिए, जैसा अनुज ने बोला, मैं ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, बट एक चीज़ जो मैंने सीखी, आप गलती मानी। आई थिंक वो जापान में कहावत है, अगर आप गलत ट्रेन पे चढ़ गए, जितना टाइम लगाएंगे उतना टाइम वापस लगेगा आने में। स्टॉप लॉस रखिए। और आप देखिए, अब जो जिससे आप कम्पीट कर रहे हैं ना, द नेचर ऑफ द बीस्ट इज़ डिफरेंट। आप जेन स्ट्रीट, आप क्वांट फंड, उनसे ट्रीट कर रहे हैं जिनके पास बहुत कैपिटल है, एडवांस एल्गोज हैं और स्प्लिट सेकंड्स में ट्रेड चल रहे हैं। तो एक तो अनफेयर वो है, राइट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, ट्रेडिंग कम करिए और रिस्क मैनेजमेंट लेके प्रॉपर स्टडी करके अच्छे फ्रेमवर्क से करिए। इधर उधर देख के करना बहुत बहुत नुकसान दे सकता है। इसमें क्या है श्रेया कि सबसे पहले हर व्यक्ति को ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। अराउंड 2000 के आसपास की बात है, सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और 1-2 पारियों में उनका जो एक ऑफ कट सबसे फेमस स्ट्रोक था, उस पे कवर ड्राइव भी उनको आउट कर दिया गया। तो उन्होंने जब वो अगली पारी के लिए आए तो वो तय करके आए कि मैं एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलूंगा। सिडनी में मारा था। सिडनी में। तो करीब वो 13 आवर क्रीज पे रहे, 241 उन्होंने नॉट आउट बनाया और एक भी कवर ड्राइव उन्होंने नहीं खेला। तो ये जो पेशेंस, ये जो अपनी गलती को सुधारना है, ये सचिन तेंदुलकर बनाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमने एक स्टॉक किसी के कहने से लिया, हमें ये पता ही नहीं है कंपनी करती क्या है। वो स्टॉक हमने लॉस हुआ तब तक हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहे। जैसे ही वो लॉस से हम कवर होने को हुए, उसको बेचा। सेम गलती हमने किसी दूसरे के कहने से कर दी। तो जो भी इन्वेस्टर है जो अपनी हार्डकोर सेविंग्स को कैपिटल मार्केट में झोंक रहे हैं, मेरा उनसे ये करबद्ध निवेदन है और हमारे इस कार्यक्रम का ऑब्जेक्ट भी यही है कि आप आपकी सेविंग्स को वेल्थ में कन्वर्ट कैसे करो, बजाय कि आप उसको ट्रेडिंग के एंथुजियाज्म में खत्म करने के। तो या तो आप खुद बाजार को समझो, रिसर्च करो, अपने आप को ट्रेंड करो,
और अगर आप नहीं कर सकते हो तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वेल्थ बना के दे रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड्स में प्रोफेशनल्स लगे हुए हैं, जहां अनुज जी जैसे एक्सपर्ट आपको सुबह राय दे रहे हैं, गुरमीत जी जैसे लोग आपको वेल्थ के अच्छे टिप्स दे रहे हैं, उनको फॉलो करो। तो आइदर और, या तो आपको खुद स्टडी करनी पड़ेगी या फिर आपको राइट प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ेगा। Experts जब को तक ये हिंदुस्तान से टिप बेस ट्रेडिंग खत्म नहीं होगी तब तक हम बाजार को गालियां देते रहेंगे, अपनी गलती को देखेंगे नहीं। और इसीलिए एक ही सचिन तेंदुलकर हैं और एक ही सचिन तेंदुलकर, मतलब आई थिंक सचिन जो बने वो वापस कोई नहीं होगा। ये बात तो सब मानेंगे, जो सचिन तेंदुलकर ने अचीव किया वो डिसिप्लिन सबके बस की बात नहीं।